हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो इंडियन पॉलिटी के इस लेक्चर में हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियों की, और लास्ट में हमने बात की थी कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, और विधायी शक्तियों में भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वीटो पावर, और जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं उनमें अंतर पूछा जाता है, तो वो हमने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था। चलिए अब आगे बात शुरू करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों की। वित्तीय शक्तियाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही बनता है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर वो कोई कार्य देके पूछे कि ये राष्ट्रपति की कौन से प्रकार की शक्ति है, तो इसके लिए मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार के कार्य, विधायी का मतलब संसद के कार्य, और वित्तीय शक्तियाँ मतलब ये तो एकदम सिंपल आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ पे बजट संबंधी कार्य या धन विधेयक संबंधी कार्य किए जाते हैं। तो वित्तीय शक्तियों में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो आपका एनुअल स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल का, वो संसद में रखवाते हैं, जिसे आप अदर भाषा में बजट भी कहते हो। आर्टिकल 112 में ये प्रावधान है कि सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में रखाया जाए। वित्तीय विवरण का क्या मतलब होता है कि भाई एक साल हो गया है सरकार को, अब यहाँ पर सरकार जब संसद के सामने आएगी, क्यों आएगी संसद के सामने? क्योंकि पैसा चाहिए योजनाओं के लिए, और उसके लिए संसद की अनुमति चाहिए। तो सरकार बताएगी कि हमारे खर्चे क्या हुए हैं, हमारे व्यय क्या हुए हैं, और हमारी आय क्या हुई है। तो ये जो दायित्व है खर्चे और आय का संसद में रखवाने का, तो आर्टिकल 112 में ये राष्ट्रपति का दायित्व है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वित्तीय शक्तियों में नंबर 2 धन विधेयक की बात आती है। धन विधेयक हम हालांकि डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरह से साधारण विधेयक से अलग होता है, और इसके पास होने की प्रक्रिया भी अलग होती है। पर फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि जब भी कोई विधेयक संसद में ऐसा लाया जाए, ठीक है, खासकर तो ये वैसे लोकसभा में ही लाया जाता है, तो ऐसा कोई विधेयक लाया जाए जिसमें ऐसा कोई प्रस्ताव हो कि वर्तमान में कोई टैक्स को हटाना हो, या फिर कोई टैक्स को लगाना हो, या फिर किसी टैक्स की दर में कमी करनी हो, ठीक है, या फिर यहाँ पर और कोई कार्य करना हो, तो टैक्स से संबंधित, तो ये सारा का सारा जो विवरण है ये धन विधेयक के थ्रू ही लोकसभा में आएगा, और इसके लिए राष्ट्रपति की पहले से ही अनुमति ले ली जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति पहले अनुमति देगा, और उसकी अनुमति के बिना धन विधेयक नहीं आ सकता है। फिर इसे लोकसभा में मान लीजिए लाया गया, अनुमति मिल गई, फिर ये धन विधेयक है या नहीं, इसके पे ऊपर भी मोहर लगाई जाएगी, और वो मोहर लगाई जाएगी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और ये क्वेश्चन इतने पॉपुलर क्वेश्चन हैं जो बार बार यहाँ पर पूछे जाते रहे हैं पॉलिटी के अंदर। ये धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, और धन विधेयक किसकी अनुमति से सदन में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो दो बातें हैं, अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों का ही यहाँ पे योगदान है। इसके अलावा तीसरी वित्तीय शक्तियों में यहाँ पे जो आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, कैग जिसे आप कहते हो, तो जो कैग की एक वार्षिक रिपोर्ट होती है जो भी ये जांच करते हैं, तो उस वार्षिक रिपोर्ट को भी ये संसद के सामने रखाते हैं, और इसके लिए है आर्टिकल 151, ठीक है। तो ये है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ, इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रपति ने इतनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर लिया है ना, सरकार की तरह कार्य किया, संसद की तरह कार्य किया, वित्त संबंधी मामलों में कार्य किया, हर विधेयक के ऊपर साइन किया उसे, ताकि वो अधिनियम बन जाए, वो कानून बन जाए। तो इससे क्या हो सकता है कि गड़बड़ी की
आशंका रहती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई गलती हो जाए, सलाह गलत आ जाए मंत्रिपरिषद की तरफ से, और राष्ट्रपति तो सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। तो यहाँ पे राष्ट्रपति को तो पता नहीं है, क्योंकि संविधान में लिखा है कि वो तो सलाह के हिसाब से काम करेगा। तो इनको विशेष रूप से संरक्षण भी दिया जा गया है, ठीक है। और इसे कहते हैं राष्ट्रपति के, या स्टेट में कहें तो राज्यपाल के विशेषाधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम देखेंगे प्रेसिडेंट के या फिर गवर्नर के विशेषाधिकार। और क्यों दिए गए हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इनके थ्रू इतने सारे काम कराए जा रहे हैं, शासन चलाया जा रहा है, तो हो सकता है कभी कोई सलाह गलत आ जाए, इसलिए, ठीक है। आर्टिकल 361 विशेषाधिकारी के बारे में है। अब क्या क्या है ये विशेषाधिकार, देखिए। पहला विशेषाधिकार इसमें ये कहता है कि जब राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद में अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे हैं, तो और अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं मंत्रिपरिषद की सलाह से, ठीक है, शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये इसके लिए कोर्ट में रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराए जा सकते, ठीक है। कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, क्योंकि ये तो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट बात है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी विशेषाधिकार यहाँ पर ये मिला हुआ है कि ये पद पे रहते हुए जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, कर्तव्यों का पालन करते हैं, और मान लीजिए कि इनसे कोई ऐसी यहाँ पर व्यक्तिगत जीवन में कोई अपराध हो सकता है, तो फिर भी इनके कर्तव्यों के निर्वहन के संदर्भ में, ठीक है, सिर्फ कर्तव्यों के निर्वहन के संदर्भ में यहाँ पर कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। इसके अलावा इसी से संबंधित, जब तक ये पद पर हैं तब तक गिरफ्तारी का आदेश जारी नहीं हो सकता। ठीक है। इसके बाद अगर व्यक्तिगत इनके कृत्य हैं और वहाँ पर अगर सिविल मामला है, आपराधिक मामला नहीं है, सिविल मामला जिसे हिंदी में आप दीवानी मामले कहते हैं, तो जब इस तरह के मामले हैं और यहाँ पे अगर कार्रवाई करनी है तो यहाँ पे ये कार्रवाई की जा सकती है, परंतु ये कार्रवाई भी तुरंत नहीं की जा सकती। केस दर्ज हुआ और कार्रवाई शुरू हो गई, इससे पहले इनको एक लिखित सूचना दी जाएगी, और लिखित सूचना में पक्षकार का नाम बताया जाएगा, कहाँ पे वो रहता है, उसका पूरा विवरण क्या है, क्या उसने आप पे केस किया है, ठीक है। और ये जो लिखित सूचना मिलेगी उसके 2 माह पूर्ण होने तक, मतलब यहाँ पे 2 माह का समय मिलता है, और 2 माह पूर्ण होने तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। 2 माह पूर्ण होने के बाद ही सिविल कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है, ठीक है। तो ये है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। चलिए, अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ विशेष तथ्य की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी जो चुनाव प्रणाली होती है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण ये मत प्रणाली होती है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और वहाँ पर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड इस तरह से आ सकते हैं, यदि फर्स्ट राउंड में अब जो भी उम्मीदवार है उसको निर्धारित कोटा नहीं मिलता है। तो यहाँ पर वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको चुनने के समय
सेकंड राउंड की मतगणना करनी पड़ी थी और ये निर्दलीय उम्मीदवार थे। ठीक है। इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी, ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके सामने कोई भी उम्मीदवार नहीं था और ये निर्विरोध जीते थे। भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। तो हालांकि देखिए ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा बड़े एग्ज़ाम के अंदर कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे। हाँ, हो सकता है कि विभिन्न कथनों में से जब ऑप्शन आते हैं कि 4 कथन दे दिए जाए उसमें से ए बी सी सही है, बी सी सही है, तो वहाँ पर एक पॉइंट इस तरह का डाल दिया जाए। ठीक है, डायरेक्टली इस पर एक सीधा क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो विशेष बातें हैं, राष्ट्रपति चुनाव की यूनिक बातें कह सकते हो आप, है ना, विशेष भी नहीं, यूनिक। यूनिक बातें या यूनिक तथ्य। देखिए, पहली बात ये कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो यहाँ पर ये दलीय आधार पे नहीं होता है, केवल उम्मीदवार होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, तो दलीय आधार पे उम्मीदवार यहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक है। अगली इम्पोर्टेंट बात, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो यहाँ पे उम्मीदवारों के नाम ही लिखे जाते हैं मतपत्र पे, पहले नंबर पे किसको देंगे, दूसरे नंबर पे किसको देंगे, और कोई चुनाव चिन्ह का आवंटन भी यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। अगली बात, राष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते हैं। ये लागू क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ पर चुनाव में विप जारी नहीं होता है। अब ये विप क्या होता है? विप होता है कि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी के सदस्य, चुने हुए सदस्य जब वोटिंग करते हैं तो वहाँ पर उनका नेता एक विप जारी करता है और कहता है कि आपको इस तरह से वोटिंग करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से दलीय आधार पर चुनाव ही नहीं है तो किसी को वोटिंग करने के इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, तो दल बदल के प्रावधान भी यहाँ पे लागू नहीं होते। ठीक है, ये सारी बातें आपस में लॉजिकली जुड़ी हुई है। इसके बाद राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचन आयोग करवाता है। और जहाँ से यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन इस तरह से आया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, ठीक है, जिनकी ड्यूटी लगती है इस इलेक्शन के अंदर, पीठासीन चुनाव अधिकारी जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव। तो ये यूनिक बातें हैं, राष्ट्रपति चुनाव के यूनिक फैक्ट्स हैं, इनको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे पूछी ही जा सकती है आपसे। ठीक है। इसके अलावा दो तीन छोटी छोटी बातें हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जब आए थे राष्ट्रपति चुनाव के लिए एज ए उम्मीदवार, तो वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे उस टाइम भी, और प्रतिभा पाटिल हमारे भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति रही हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। लास्ट टॉपिक है कि राष्ट्रपति की अब तक हमने शक्तियां पढ़ी जिनका प्रयोग केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पे होता है, परंतु कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं जिन्हें यहाँ पर हम विवेकाधीन शक्तियां, या ऐसे कहते हैं कि स्व विवेक से संबंधित शक्तियां होती हैं, जिनके प्रयोग के लिए यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती मंत्रिपरिषद की सलाह की। तो ये हमने राज्यपाल वाले टॉपिक में भी देखा था इस तरह की शक्तियों के बारे में।
तो चलिए, कौन कौन सी ऐसी शक्तियाँ होती हैं, इजी रहेगा समझना क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहली शक्ति मिलेगी आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति की शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 75 और 75 का भी पहला क्लोज। तो आर्टिकल 75 का पहला क्लोज ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है पीएम को। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि इसमें स्वविवेक की शक्ति का क्या मतलब हुआ, जो भी चुनाव जीतेगा वही पीएम बनेगा। बिल्कुल आपकी बात उस संदर्भ में सही है कि जो भी चुनाव जीतेगा बहुमत दल का नेता होगा वही बनेगा, परंतु संविधान में यहाँ पे उल्लेख नहीं है कि वो किसकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, आर्टिकल 75(1) में नहीं लिखेगा, परंतु परंपरा ऐसी है कि जो भी बहुमत दल का नेता होगा वही पीएम बनेगा। परंतु कई बार ऐसा हो जाता है कि जो प्रधानमंत्री हैं उनकी कई बार रिक्ति हो जाती है पद की, पद चाहे उनकी मृत्यु हो जाए चाहे वो किसी कारण से अनुपस्थित रहें। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे 1984 का घटनाक्रम है, तो 1984 में जब इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर कैबिनेट के वरिष्ठतम मंत्री को बनाया जाता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो उस समय जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री न बनाकर राजीव गांधी को पीएम नियुक्त किया। अब इन्होंने संसदीय परंपरा को तोड़ा, हालांकि संविधान में नहीं लिखा हुआ था कि कौन बनेगा, पर इसी तरह से प्रक्रिया का पालन होता है। इंदिरा गांधी नहीं रही तो जो भी वरिष्ठतम मंत्री है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जब चीफ जस्टिस चुने जाते हैं तो वो भी वरिष्ठतम के आधार पर ही चुने जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने, ज्ञानी जैल सिंह ने वरिष्ठतम मंत्री को ना बनाकर यहाँ पर राजीव गांधी को पीएम अपॉइंट किया। तो ये इनका स्वविवेक हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, तो ये तो एक केस हुआ कि चलो मान लीजिए कि पद रिक्त था मृत्यु के कारण, पर कई बार क्या होता है कि चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं आता है, गठबंधन वाली सरकार होती है, कई दल आपस में मिल जाते हैं। अब गठबंधन जब सरकार होती है तब भी यहाँ पे जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास आ जाती है कि वो किसे एज ए पीएम अपॉइंट करे। ठीक है, और ये शक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है उस समय। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा घटनाक्रम हुआ है भारतीय राजनीति में, 2 बार हुआ है कि 1989 में, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी बात। तो 1989 में जब चुनाव हुए तो यहाँ पर किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, सरकार बनाने लायक मत नहीं मिला। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा दल था, मतलब बहुमती दल तो नहीं था, फिर भी जो सबसे बड़ा दल था वो कांग्रेस की ओर से था। ठीक है, तो कांग्रेस के दल ने क्या किया कि यहाँ पे राजीव गांधी ने सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था, हालांकि वोट सबसे ज़्यादा उनके पास थे। पर यहाँ पे राष्ट्रपति थे वेंकट रमन, तो उन्होंने क्या किया कि जो राष्ट्रीय मोर्चा उस समय दल था उसके नेता थे वीपी सिंह, तो उन्होंने वीपी सिंह को उस समय पीएम नियुक्त किया था 1989 में। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर बाध्यता तो है नहीं, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत तो था नहीं, तो राष्ट्रीय मोर्चा के वीपी सिंह को। और ऐसा ही हुआ है 1996 में, जब यहाँ पे राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और उन्होंने सबसे बड़े दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम नियुक्त कर दिया। ठीक है, परंतु वाजपेयी की सरकार आपको पता है बहुमत नहीं सिद्ध कर पाई और 13 दिन में सरकार गिर गई, और तब फिर HD देवीगौड़ा को पुनः पीएम नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर ये जो सारी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास ही रहती हैं। ठीक है, चलिए अगली शक्ति है यहाँ पे कि मंत्री परिषद की अनुपस्थिति में पीएम की नियुक्ति से संबंधित। देखिए अब इसमें क्या होता है कि इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। 1964 में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। तो डॉक्टर राधाकृष्णन क्या करते हैं, अपने नियम के हिसाब से जो वरिष्ठतम मंत्री है, ठीक है, तो वरिष्ठतम मंत्री उस समय हैं गुलजारी लाल नंदा, को पीएम नियुक्त कर देते हैं।
किंतु यहाँ पर क्या होता है कि लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा में बाद में लाल बहादुर शास्त्री का चयन किया जाता है। ठीक है। इसी तरह से 1966 में जब शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर राधाकृष्णन ही राष्ट्रपति रहते हैं और वो गुलजारी लाल नंदा को फिर से पीएम नियुक्त करते हैं, परंतु लोकसभा में देखते हैं तो बाद में इंदिरा गांधी चुनी जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अगर मंत्रिपरिषद ना हो तो पीएम की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है। इसके अलावा लोकसभा का विघटन ये कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित आर्टिकल, इसको भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आर्टिकल है 85 लोकसभा के विघटन से संबंधित। ठीक है। देखिए नियुक्ति 75, विघटन लोकसभा का 85 में यहाँ पे हो रहा है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि विघटन मंत्री परिषद की सलाह पे होता है वैसे, ठीक है, परंतु अगर मंत्री परिषद या जो सरकार है वो बहुमत ही सिद्ध नहीं कर पाए अपना, तो वहां पर बहुमत के अभाव में राष्ट्रपति के पास ये पावर आ जाती है। ठीक है। और यहाँ पर 1990 में इसी तरह से हुआ था जब वीपी सिंह की सरकार थी और वो विश्वास मत सिद्ध नहीं कर पाए थे। ठीक है। तो वो विश्वास मत सिद्ध नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा कि पूरी लोकसभा का ही आप विघटन कर दो। क्यों? क्योंकि लोकसभा का विघटन होगा तो दोबारा चुनाव होगा, परंतु यहाँ पे राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया और उस समय श्री चंद्रशेखर को वहाँ पे पीएम अपॉइंट किया गया। तो लोकसभा का विघटन मंत्रिपरिषद की सलाह पे है, पर इनके पास ही अगर विश्वास मत नहीं हो तो यहाँ पर राष्ट्रपति इनकी सलाह को नहीं मानेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो वीटो का प्रयोग है, जिसमें मुख्यतः हम कहेंगे निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, ठीक है, तो उसका प्रयोग भी राष्ट्रपति स्वयं विवेक से कर सकते हैं और वीटो के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये है राष्ट्रपति की स्वयं विवेक से संबंधित शक्तियाँ। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं और नेक्स्ट है हमारा टॉपिक उपराष्ट्रपति। तो हालांकि उपराष्ट्रपति आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इतना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, ठीक है, फिर भी हम शॉर्ट में करेंगे इसे। राष्ट्रपति का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो तो करना ही करना है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान निर्माण के समय यूएसए से इंस्पायर्ड है और आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत के संघ के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। ठीक है। फिर आर्टिकल 66 में इनके लिए योग्यताओं का प्रावधान किया गया है कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सब कॉमन चीज़ें सब जानते हैं कि इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। ठीक है। ये तो एक सबसे पहली बेसिक शर्त है। ठीक है। इसके बाद आयु जो है वो मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए, परंतु तीसरी क्वालिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर ये राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य हों, राज्यसभा का सांसद बनने के योग्य हों, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, राज्यसभा सांसद वाली इनको योग्यता चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति बनते हैं तो वैसे भी वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है। इसलिए वहाँ के सदस्य बनने की जो भी योग्यताएं हैं वो तो इनको चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और लाभ का पद पे नहीं हो तो लाभ के पद की बात तो शुरू से चलती आ रही है, हम लास्ट में एक टॉपिक बनाएंगे क्या क्या होता है लाभ का पद एक्चुअल में। ठीक है। अगली बात कि उपराष्ट्रपति जब चुने जाते हैं और चुने जाने से पहले अगर वो मान लीजिए किसी सदन के सदस्य हैं, चाहे विधानसभा हो राज्य में, चाहे संसद हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही वो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे तो उसी तारीख से वो जो सदस्यता है वो समाप्त मानी जाएगी। ठीक है। ये कॉमन सी बात है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब एक साथ दोनों चीज़ नहीं हो सकती कि उपराष्ट्रपति भी हैं और वहाँ पे किसी सदन के सदस्य भी हैं। अगली इम्पोर्टेंट बात फिर से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 66 में ही इसका प्रावधान है। जैसे उपराष्ट्रपति में का निर्वाचक मंडल जैसे हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था, तो वहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होगा। देखिए पहली बात कि
यहाँ पर लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। ठीक है, वहाँ पे था लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का प्रावधान नहीं है। चुनाव की प्रक्रिया सेम रहेगी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और ये जो मतदान है ये गुप्त मतदान होगा। ठीक है, इसके अलावा जहाँ पे वहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक 50 समर्थक चाहिए थे, वहीं पे यहाँ पे 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, मतलब 20 जिन्होंने प्रस्ताव दिया कि ये व्यक्ति चुना जाएगा और 20 जिन्होंने समर्थन किया कि ठीक है। ठीक है, इसके अलावा 15,000 रुपये जमानत है जो आरबीआई में जमा होगी। ठीक है, और बाकी इनका जो चुनाव होता है वो होता है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस राष्ट्रपति में कर चुके हैं। अगली बात, यहाँ पे जो निर्वाचन अधिकारी होगा, ठीक है, जो पीठासीन अधिकारी होगा, वो होगा राज्यसभा का महासचिव। ठीक है, वहाँ पे क्या पढ़ा था, लोकसभा राज्यसभा का महासचिव, यहाँ पे निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा का महासचिव। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट बात है। और सेम प्रोसीजर होगा, वही जो हमने पढ़ा था, कोटा सिस्टम है, मतपत्र होगा, प्रेफरेंस लिख दी जाएगी, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे। ठीक है, और जो मतपत्र का कलर है वो सांसदों के लिए पिंक कलर का होता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं पुनर्निर्वाचन की, कि क्या एक बार उपराष्ट्रपति बने बाद दोबारा बना जा सकता है। तो देखिए, इस तरह का तो कोई प्रावधान नहीं है और ना ही कोई मनाही कर रखी है, कुछ लिखा नहीं गया, मतलब ये है स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो इसलिए व्यवहारिक रूप से यहाँ पर चुने जाते रहे हैं उपराष्ट्रपति भी 2 बार। ठीक है, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। ठीक है, तो ये भी फैक्चुअल बात है, तो इसको भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 2 बार। चलिए आगे बात करते हैं कि इनके शपथ के बारे में प्रावधान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेंगे। ठीक है, उस तरह की शपथ नहीं है जैसे राष्ट्रपति की है, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंस की। ठीक है, संविधान को तो वो कोई खास बात नहीं है, पूछी नहीं जाएगी, आपको बता देता हूँ। पदावधि कितनी रहेगी, कितने समय तक रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 67 इसके बारे में कहता है, इनके कार्यकाल के बारे में, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब से पद ग्रहण करेंगे तब से लेकर 5 वर्ष के अंतराल तक ये अपना पद को धारण करेंगे। पर इससे पहले भी ये छोड़ सकते हैं। कारण क्या हो सकता है, कारण हो सकता है यहाँ पे त्याग पत्र दे दें। त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट को देंगे ये। इसके बाद और क्या कारण हो सकते हैं यहाँ पे, और इन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इन्हें पद से हटाया जा सकता है। अब हटाए जाने के भी 2 तरीके हैं, संसद द्वारा हटाया जा सकता है, या इनका जो चुनाव पद्धति थी, निर्वाचन था, उसको ही रद्द कर दिया जाए। निर्वाचन रद्द या संसद द्वारा, तो 2 कारणों से हटाया जा सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर बात है कि हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, और इसके बारे में लिखा गया है आपके आर्टिकल 67 के अंदर ही। तो देखिए, प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि पहली बात कि ये ऐसा जो प्रस्ताव है हटाने का, पहले तो बात इम्पोर्टेंट, केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसको इस तरह से याद रखिएगा, क्योंकि इनकी जो योग्यता थी वो भी यही थी कि ये राज्यसभा का सांसद चुने जाने के योग्य हो, और ये जो सभापति होते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा के ही होते हैं। तो सबसे पहले प्रस्ताव अगर ऐसा आ रहा है तो वो राज्यसभा में ही आएगा। ठीक है, दूसरी बात, जो प्रस्ताव आएगा उसकी लिखित सूचना, ये लगभग टाइम सेम ही रहता है, 14 दिन पूर्व मिलनी चाहिए। 14 दिन पूर्व लिखित सूचना।
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप याद करना है आपको। फिर इसके बाद यहाँ पर जो भी सदस्य हैं राज्यसभा में, उनके बहुमत से ये अगर पारित हो जाता है तो ये फिर जाता है लोकसभा में। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे लोकसभा की सहमति बहुत ज़रूरी है। हालांकि पेश पहले किया गया है राज्यसभा में, पर लोकसभा की सहमति आवश्यक है, कंपलसरी है, मतलब ये तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये विधेयक जाता है और उस पर लोकसभा की सहमति लेनी होती है। ठीक है, और लोकसभा अगर यहाँ पे इसे पास कर देती है साधारण बहुमत से, तो ये प्रस्ताव यहाँ पे पारित माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें एक बात और है कि ये जो बहुमत है जो राज्यसभा से पारित हुआ है, ये साधारण बहुमत नहीं है, इसे कहा जाता है प्रभावी बहुमत। हालांकि ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह की मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, साधारण मेजोरिटी क्या होती है और उनका उपयोग क्या है, एक चार्ट से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो ये है पद से हटाने की प्रक्रिया, जिसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आर्टिकल 63 में जब इनको बताया गया कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, और वहीं आर्टिकल 64 में बताया गया कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे ये राज्यसभा के उपसभापति होंगे। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है, सॉरी, राज्यसभा के सभापति होंगे। और इनको वेतन भत्ते सारे उसी अनुरूप यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और जब ये राष्ट्रपति बन जाएं अगर किसी कारणवश, तो मैंने बताया था उसमें, तो इनको राष्ट्रपति वाले वेतन भत्ते मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पे कि भारत में क्या कभी ऐसा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने हों। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी बने, फ़खरुद्दीन अली अहमद के बाद बीडी जत्ती बने। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद जब सोवियत संघ के दौरे पे गए थे 1960 में, तब यहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए डॉक्टर राधाकृष्णन। तो ऐसा यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए अगली बात है कि इनका जो निर्वाचन का विवाद है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इनको हटाने का तरीका क्या है कि इनका निर्वाचन रद्द हो जाए। तो मान लीजिए कि निर्वाचन से संबंधित कोई इनका विवाद है, तो उस विवाद की जांच और अंतिम निर्णय यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसमें अंतिम रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, ये था ओवरऑल यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति पद के बारे में, तो इसको ध्यान रखिएगा। वो बात भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, तो जाकिर हुसैन के बाद यहाँ पे बनाया गया था वीवी गिरी को राष्ट्रपति, जो कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे, ये वाइस प्रेसिडेंट थे। और फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद यहाँ पे बीडी जत्ती को। ठीक है, तो ये है ओवरऑल आपकी उपराष्ट्रपति के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और संसद के बारे में। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले 3-4 दिन में ये सारे टॉपिक कंप्लीट हों और हम एक रिवीजन कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।